आज की इस क्लास के अंतर्गत मैं आपको कक्षा 10वीं का अध्याय 2 का आज पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। ठीक है, पूरे नोट्स के साथ मिलेगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से हाई लेवल तक जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन को हल करने वाला हूं। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आए आप उठाकर बिल्कुल सॉल्यूशन कर सकते हो। आइए देर किस बात की, फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आपके अध्याय का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, तो सबसे पहले हम अम्लों को समझेंगे, फिर क्षारक को, फिर लवण को। ठीक है, तो अम्ल के लिए यहाँ पर मेरे पास एक उदाहरण है। ये आपके सामने एक नींबू है, इसको कब आपने सभी ने खाया होगा। ठीक है, टमाटर खाए होंगे, ठीक है भैया, संतरे, इमली, ये सब जो आप खाते थे या खाते हैं, तो इनका स्वाद कैसा है आप बताइए। स्वाद में ये कैसे खट्टे हैं, ठीक है, इनमें क्या पाई जाएगी, खटास पाई जाएगी, दही जो है, ठीक है, ये सब क्या है आपके अम्ल है। क्योंकि ये जो हम तो इसे नींबू का रस कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में कौन सा अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है। यानी कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। तो अम्ल की एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। एक दूसरी पहचान भी है, ठीक है, कि एक होता है पेपर, लिटमस पेपर। यहाँ साइड में आपको चित्र भी दिख रहा होगा। जो लिटमस पेपर होता है, यदि हम इस नींबू के रस में उसे डुबोएंगे, एक पेपर है, कागज़ का एक पेपर है, उसकी परिभाषा भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो पेपर है, इसको नींबू के रस में यदि हम इसे डुबाएंगे तो ये नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा। ठीक है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, नीले लिटमस को क्या किया इसने, लाल कर दिया। ठीक है, तो बस हम यहीं से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते, पहले तो खट्टे होते हैं, तथा जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, उन्हें अम्ल कहा जाता है। उदाहरण आप लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, जो कि टार्टरिक अम्ल भी लिख सकते हैं, जो इमली में पाया जाता है। सब कुछ अभी आएगा आपका आगे। पहली चीज़ें क्लियर है, 2 नंबर में आता है सबसे पहले अम्ल की परिभाषा। ठीक है, पहले परिभाषा समझेंगे सभी की, इसके बाद में दूसरा जो मीनिंग है हमारा क्षारक है। देखिए क्षारक अब क्या है, देखिए जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं या फिर तीखे होते हैं और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब यहाँ पर लिटमस पेपर यदि समझ लेते हैं पहले तो अच्छी रहेगी परिभाषा। यहाँ पर देखिए, लिटमस पत्र जो होता है जल में घुलनशील एक तरह का पदार्थ है। इसको बनाया किससे जाता है, तो ये लाइकेन का एक पौधा होता ना, उससे इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिसे थैलोफाइटा समूह के, कौन सा समूह है वो, थैलोफाइटा समूह के लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। अब इसको बनाया किस तरीके से जाता है, तो देखिए, छन्नक कागज यानी कि पतला कागज लेते हैं, उसको लिटमस अर्क में डुबो दिया जाता है। ठीक है, ये जो लिटमस प्राप्त हुआ ना हमें लाइकेन के पौधे से, ठीक है, तो उसमें इसे डुबो दिया जाता है और नीले रंग का और लाल रंग का लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। इसका उपयोग का किस में होता है, तो अम्ल और क्षार की पहचान करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर देखिए क्षारक की परिभाषा हम पढ़ रहे थे। ठीक है, कि वे पदार्थ जो स्वाद में किससे होते हैं, कड़वे होते हैं या तीखे होते हैं, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, उसे क्षारक कहा जाता है। ठीक है, क्षारक का एक और मीनिंग है, यहाँ पर 4 उदाहरण के द्वारा आप समझिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को क्षारक और क्षार में। ठीक है, तो सब कुछ एक्सप्लेन होना है। देखिए सबर और शांति से काम कर लेना है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षारक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षारक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड ये भी क्षारक है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड इसका नाम भी क्षारक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप, ये जो 4 है इनमें से 2 सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये जल में घुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये जल में घुलनशील है। और ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो यदि मैं बात करूं कि जो जल में घुल जाए, ठीक है, वो आपके क्षार कहलाते हैं। क्षारक और क्षार में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल इतना सा डिफरेंस है कि जो जल में घुल जाते हैं क्षारक, उन क्षारकों को ही क्षार कहा जाता है। थोड़ा सा कॉपी में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए क्षारक क्या बताया मैंने आपको कि जो स्वाद में कैसे होते हैं, देखिए स्वाद में या तो फिर कड़वे होंगे
या तीखे होंगे। और हमारे क्षार भी क्या होते हैं, ये भी कड़वे होते हैं और तीखे होते हैं। पहली चीज समझ लेना आप ध्यान से, ठीक है। ये भी ठीक है, लाल लिटमस पत्र को कैसे कर देते हैं, नीला कर देते हैं, ठीक है। ये भी आपके लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। तो ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, केवल इतना सा है कि देखिए, जो जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील, ये जो दोनों ही है, ये दोनों आपके क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये दोनों ही क्या है, आपके क्षारक है। लेकिन केवल और केवल ऐसे उदाहरण हम लिख सकते हैं इसमें क्षार के अंदर कि जो जल में घुलनशील हो, ठीक है। तो कई बार आपसे परीक्षा में पूछ ले कि अम्ल और क्षारक में अंतर बताओ, ठीक है, या पूछ लेता कि अम्ल और क्षार में अंतर बताओ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्षारक और क्षार तो दोनों एक ही है। और अम्ल मैंने आपको बता ही दिया है कि जो अम्ल क्या होते हैं, ये नींबू है, ठीक है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा और साथ ही साथ जो स्वाद में कैसा होगा, खट्टा होगा, ठीक है भैया। तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। केवल और केवल इतना सा ध्यान रखिएगा कि जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं वो आपके क्षार कहलाते हैं। परिभाषा आप क्षारक वाली परिभाषा इसमें लिख दो भले ही, ठीक है, आराम से चलेगा, ठीक है भैया। यानी कि क्षार की परिभाषा कोई अलग से परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं, यही क्षारक की कि ऐसे, ठीक है, पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, वो क्षारक या फिर उसे क्षार कहते हैं। लेकिन जो क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील और अघुलनशील दोनों प्रकार के पदार्थ क्षारक कहलाएंगे। और जो जल में घुलनशील होंगे वो ही केवल क्षार कहलाएंगे। यानी कि जल में जो नहीं घुलेगा वो पूछ ले कि वो क्षार है, तो वो क्षार नहीं है। लेकिन क्षारक तो दोनों ही हैं, जो जल में घुलेगा और ना घुलेगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करिएगा, बढ़िया से अम्ल और क्षार के नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ से देखिए, पहले तो अम्ल का है, ये दो अम्ल के नाम भी है। तीसरा आप सिट्रिक अम्ल लिख सकते हैं, ठीक है, टार्टरिक अम्ल लिख सकते हैं, एसिटिक अम्ल लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख देना, ठीक है। बहुत सारे अम्लों के नाम है। ये क्षारक है, तो ऊपर के जो दो है ये जल में घुलते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये क्षार होंगे और ये आपके क्षारक कहलाएंगे, ठीक है। ये अघुलनशील है, ठीक है, ऊपर वाले, नीचे वाले हैं ये फेरिक हाइड्रोक्साइड। और ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर देखिए क्षार की परिभाषा वो वहीं से लिख दीजिएगा। और ये अंतर वाली लाइन इसकी कि जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। अब हम पहले लवण को जानने से पहले, ठीक है, हम अम्ल की विशेषताओं को जानेंगे, क्षार की विशेषताओं को जानेंगे, अम्ल और क्षार में अंतर जानेंगे, फिर लास्ट में आपका लवण कहलाएगा। लवण कुछ नहीं है, अम्ल और क्षारक से जो दोनों मिलाकर बनता है ना, वो आपका लवण कहलाता है। वो हम बात की प्रोसेस है, चैप्टर के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये आपका अध्याय है, ठीक है। इसमें आपके रासायनिक गुणधर्म हैं, ये देखिए अम्ल के। पर उससे पहले आपको अम्ल और क्षार की समानताओं को जानना चाहिए, ठीक है, उनकी विशेषताओं को जानिए, ठीक है, ताकि अम्ल और क्षार में जो महत्वपूर्ण अंतर है वो आप आराम से कर पाओगे। चलिए, तो इन दोनों की पहले तो समानता जान लेते हैं। देखिए, मैंने जैसे बताया, दोनों ही जल में क्या है, घुलनशील है, ठीक है, क्षार में, ठीक है, दोनों ही क्या है, जल में घुलनशील है। दोनों में क्या होते हैं, हाइड्रोजन उपस्थित है। हाइड्रोजन यानी कि आप फॉर्मूला जब लिखोगे ना तो उसमें H जरूर आएगा, चाहे अम्ल का फॉर्मूला लिखोगे आप, चाहे क्षार के जितने भी एग्जाम्पल आप लिखोगे, ठीक है, चाहे HCl लिखो तो H आया है, चाहे NaOH लिखो तो भी H आया, हाइड्रोजन तो आया ही आया है। तो दोनों में क्या है, हाइड्रोजन उपस्थित है। दोनों के जो विलयन है वो विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि इनके दोनों के विलयन में करंट आ जाता है। यदि हम अम्ल को क्षार में मिलाएं या फिर क्षार को अम्ल में मिलाएं, दोनों ही एक दूसरे के, ठीक है, रिएक्शन को बंद कर देते हैं, यानी कि उदासीन कर देते हैं। जैसे आपके चैप्टर में सबसे पहली लाइन लिखी है यहाँ पर कि देखिए, आपके परिवार
स्वाद भोजन विद्यमान क्रमशः अम्ल और क्षारक के कारण होता है। यदि यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित हो गया है, ठीक है, यानी कि उसको थोड़ा सा पेट में गड़बड़ी हो गई है, तो आप कौन सा उपचार समझाएंगे या सुझाएंगे? नींबू का पानी पी लो भैया, सिरका ले लो, या बेकिंग सोडा, ठीक है, यानी मीठा सोडा जो हम बोलते हैं ना, खाने का सोडा, उसका उपयोग कर लो। ठीक है, करते हैं या ना करते हैं अपन? ठीक है, इनो का आजकल यूज ज़्यादा, तो इनो में भी क्या है आपका बेकिंग सोडा की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्या है आपके, कोई सा भी अम्ल को, अब पेट के अंदर अम्लता बढ़ी तो हमने उसको छाड़ दिया तो दोनों ने क्या किया, दोनों का रिएक्शन क्या कर दिया, उदासीन हो गया, यानी अम्ल भी क्रिया नहीं करेगा और क्षार भी नहीं, तो दोनों ने क्रिया करनी बंद कर दी। तो यहाँ पर देखिए दोनों एक दूसरे को क्या कर देते, उदासीन कर देते हैं। तो ये थी आपकी अम्ल और क्षार में समानताएं। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप। ठीक है, अगला जो टॉपिक है आपका है अम्ल और क्षार में अंतर। चाहे आपसे अम्ल और क्षारक में अंतर पूछे तब भी यही लिखना है। ठीक है, देखिए अम्ल का मैंने एक गुण बता ही दिया आपको, विशेषता इसकी कि ये जो स्वाद में खट्टा होता है। देखिए अम्ल की यदि विशेषताएं पूछे ना तो भी आपको ये सारी की सारी लिखनी है जो अंतर की इस हिस्से की है। क्षार की विशेषता पूछे, लक्षण पूछे, इसके गुण पूछे, सब कुछ एक ही इसी वीडियो में, यानी कि अम्ल और क्षार के अंतर जो बता रहा हूं ना इसमें ही कवर कर दूंगा। ठीक है, यदि विशेषता पूछे तो आप नंबर पॉइंट डाल कर लिख देना खाली कि अम्ल की विशेषताएं निम्न है। नंबर 1 ये स्वाद में खट्टा होता है। क्षार की विशेषता का पहला पॉइंट हो जाएगा ये स्वाद में कड़वा होता है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो ये अंतर के सहारे ही सब कुछ हो जाएगा। देखिए पहला हो गया। दूसरा जो हमने बताया था कि लिटमस पेपर जो है, उस लिटमस पेपर को अम्ल जो होते हैं नीले को लाल करते हैं और क्षार जो होते हैं लाल को नीला करते हैं। ठीक है, तो एक ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद भी रख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर अनीला, क्या लिख दिया मैंने, अनीला, जैसे किसी का नाम है, तो आज से क्या हो गया है, अम्ल हो गया है। नी से क्या हो गया, नीला हो गया है। ठीक है, ला से क्या हो गया, लाल हो गया है। तो जो नीले से को लाल कर दे क्या है, अम्ल है। पढ़ो, समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है, तो जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तीसरा है कि इनका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 से कम होता है। पीएच मान क्या होता है, देखिए एक तरह का पैमाना है पीएच स्केल, वो किस तरह का होता है तो वो यहाँ पर आप देखिए आपकी बुक में बताया भी गया, आगे आएगा उससे संबंधित जो परिभाषा है वो सब हम बताएंगे विषय आपको। देख लीजिए ये आपका पीएच स्केल है, ये देखिए ये एक पैमाना विकसित किया गया है, इसमें 14 तक आपके मान रहेंगे पीएच मान। ठीक है, यदि 7 से कम है तो वो अम्ल है, 7 से अधिक हुए तो वो क्षार है। ध्यान से सुनना, 7 से कम है तो अम्ल, 7 से अधिक गया तो क्षार, और 7 ही रह गया तो वो हो जाएगा उदासीन, ना तो वो अम्ल ना क्षार। ठीक है, तो जो अम्ल है उसका पीएच मान कितना होता है, समझ गए आप कि 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है उसको समझने के लिए 2 एग्जाम्पल के सहारे इन्हें समझते हैं। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी है कि जो अम्ल है वो क्षार से क्रिया करे या क्षारक से। ठीक है, जब अम्ल क्षार से क्रिया करते हैं ना तो लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। ठीक है, कोई सा भी एक अम्ल का उदाहरण ले लो आप, HCl मैंने एक अम्ल लिया, ठीक है, और क्षारक या क्षार हमने बोला है NaOH। ठीक है, तो मैंने जैसे ही बता दिया कि क्या निकालेगा, ये पानी निकालेगा H2O। ठीक है, और बचा हुआ क्या है, देखिए यहाँ से H चला गया है ये, और यहाँ से OH, तो मिलकर बन गया H2O। देखिए बन गया क्या आपका, बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है आपका एक तो Na बचा है और Cl बचा, तो यहाँ पर लवण क्या बना आपका, NaCl। दूसरा एग्जाम्पल और फिर से ले लो आप, HCl फिर से एक दूसरा है, और यहाँ पर जो क्षार है वो बदल लेते हैं, अब की बार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। क्या निकलेगा बताइए, जल निकलेगा। ठीक है, और बचा हुआ क्या है, KCl। ठीक है भैया, तो यहाँ से एक बात पकड़ में आई आपको कि जो अम्ल होते हैं वो क्षारों से जब क्रिया करते हैं ना तो लवण और पानी बनाते हैं। दूसरी रिएक्शन को आप इसका विपरीत लिख दो, क्षार को आगे कर दो लो, ठीक है, प्लस अम्ल, फिर भी क्या बनेगा, लवण और पानी। इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, भले ही चाहे अम्ल को आगे लिख दो या क्षार को आगे लिख दो। तो
तो यहाँ पर जो चौथा अंतर है वो अंतर आपका चौथा यही है कि जो अम्ल है, ठीक है, जो अम्ल है वो क्षारों को, यहाँ से देखिए, अम्ल जो है क्षारों को उदासीन कर देंगे और क्या करेंगे, लवण और पानी बनाते हैं। क्षार क्या करेंगे, क्षार अम्ल को कर देंगे, अम्ल ने क्षार को किया, क्षार अम्ल को करेगा। ठीक है, तो क्षार अम्लों को कैसे क्रिया करके या अम्लों को उदासीन करके, ठीक है, लवण और जल का निर्माण करते हैं। और यहाँ जल में जब घुलते हैं, अम्लों को जल में जब घोलते हैं ना, तो हाइड्रोजन धनायन बनाते हैं। यहाँ से देखिए H धनायन लिख सकते हैं, पूरा नहीं लिखो तो हाइड्रोनियम आयन, या फिर हम बोल सकते हैं H धनायन। तो आप इतना सा लिख देना कि यहाँ अम्ल जो है जल में घुलते हैं ना, तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन धनायन बनाते हैं, और ये जो जल में घुलते हैं तो ये OH ऋण आयन बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है ये, ठीक है, हर साल ही आता है अम्ल और क्षार में अंतर। ठीक है, यहाँ से आपका एक प्रश्न हमेशा उठता ही रहता है अम्ल या क्षार से संबंधित। ठीक है, तो अम्ल क्या हो गए, स्वाद में खट्टे, ये कड़वे हो गए। क्षार, नीले को किसने किया लिया, लाल कर दिया, इसने लाल को नीला कर दिया। pH मान बताओ 7 से कम, ये 7 से अधिक। ये क्षारों को उदासीन करेंगे, लवण और पानी बनाएंगे, ये अम्लों को उदासीन करेंगे, लवण और पानी बनाएंगे। ये जल में घुलेंगे तो हाइड्रोजन धनायन यानी H धनायन बनाएंगे, और ये OH ऋण आयन बनाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल से अंतर था आपका। चलिए तो अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए तो अगला जो आपका एक शब्द आया है, इसके आपकी जो चैप्टर 2 है, इसमें गंधीय सूचक क्या होते हैं, इनकी क्या उपयोगिता होती है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है कि ऐसे पदार्थ जिनकी जो गंध होती है अम्ल या क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न हो जाती है। मतलब उनकी जो सुगंध है वो अम्ल में अलग रहेगी और क्षार में वो अलग तरह की गंध देंगे। ऐसे पदार्थों को ही गंधीय सूचक कहा जाता है। सूचक का मतलब समझते हो आप, सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला, और जो गंध के द्वारा यानी सुगंध के द्वारा सूचना दे दे वो आपका गंधीय सूचक कहलाएगा। उदाहरण आप बोल सकते हैं प्याज और लौंग। ठीक है, अब रही बात कि भैया ये क्या काम करते हैं, तो ये जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, दृष्टिबाधित छात्र यानी कि अंधे बच्चों के लिए ये जो अम्ल और क्षार है की पहचान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है भैया, तो गंधीय सूचक समझ में आया क्या है, कि ऐसे पदार्थ हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में अलग अलग या भिन्न भिन्न हो जाती है, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। उदाहरण लिख देना प्याज और लौंग, और उपयोगिता पूछे वो उसकी तो आप लिख देना कि ये सूचक दृष्टिबाधित छात्रों को अम्ल और क्षारों की पहचान करने में सहायक होते हैं। चलिए अब है अम्ल क्षार सूचक किन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो अम्ल क्षार सूचक किन्हें कहेंगे, जैसे वो लिटमस पेपर मैंने आपको बताया था अभी, और प्याज बता दिया, लौंग बता दिया, ठीक है, पत्ता गोभी ले लीजिए, हल्दी बता दीजिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, अम्ल क्षार सूचक है, जो अम्ल के साथ मिलकर अपना रंग गंध बदल लेते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में, कोई भी विलयन है उसमें अम्ल के साथ मिलाएं उन्हें या क्षार के साथ मिलाएं। क्या बोला मैंने, कि ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार के साथ मिलते हैं, ठीक है, तो अपना रंग या फिर गंध बदल लेते हैं, उन्हें अम्ल क्षार सूचक कहा जाता है। यानी कि आप परिभाषाओं को रटिए मत, आप उनके शब्दों के अर्थों को समझिए। अम्ल क्षार सूचक, सूचक मतलब बताया मैंने कि सूचना दे जो, अम्ल, ठीक है, और क्षार आप सब जानते हैं कि अम्ल वही है जो अम्ल और क्षार की सूचना देगा, वो अम्ल क्षार सूचक कहलाएगा। ठीक है, यानी कोई भी एक विलयन है उसमें अम्ल या क्षार को मिलाया तो उसमें उस पदार्थ के कारण, ठीक है, उसने उसकी अपनी गंध बदल ली और रंग बदल लिया, तो इसलिए वो कहलाया अम्ल क्षार सूचक। कितने प्रकार का हो सकता है, तो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक या कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक सब समझते हैं आप, जो प्रकृति ने बनाया है। ठीक है, कृत्रिम जो मानव निर्मित है। उदाहरण आपके याद रखिएगा, उदाहरण में से 1 नंबर में पूछ लेता है, लिटमस और हल्दी है, लाल पत्ता गोभी है आदि। ये क्या है, आपके प्राकृतिक सूचक के उदाहरण है। ठीक है, कृत्रिम सूचक की बात करें तो मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन
एक इसका उदाहरण आप दे सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है, नोट्स तैयार करते चलिएगा। ठीक है, यहाँ से नोट्स के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले और आगे बढ़ते हैं। तो अम्ल जो है कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका टॉपिक है। अम्ल जो है 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक अम्ल और खनिज अम्ल। प्राकृतिक यानी प्रकृति से, किससे, पेड़ पौधे और जंतुओं से पाए जाने वाले अम्ल को प्राकृतिक अम्ल कहा जाता है। अब प्रकृति ने बनाया तो खतरनाक होंगे क्या, बताइए मेरे को। ठीक है, प्रकृति जो बनाएगी चीज़ वो खतरनाक नहीं होती भैया। ठीक है, ये तो मानव जो है वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ भी बना सकता है, परमाणु बम, दुनिया भर का बम। ठीक है, तो ये प्राकृतिक अम्ल जो होते हैं, इसका दूसरा नाम है कार्बनिक अम्ल। ठीक है, तो पौधों और जंतुओं में पाए जाने वाले अम्ल को प्राकृतिक अम्ल कहा जाता है। कार्बनिक अम्ल जो प्राकृतिक अम्ल है, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है, कार्बनिक अम्ल है। तो कार्बनिक अम्ल जो होते हैं दुर्बल अम्ल होते हैं। दुर्बल यानी कि खतरनाक नहीं होंगे, दुर्बल कमजोर, प्रबल बहुत ताकतवर। ठीक है, तो ये दुर्बल अम्ल होते हैं, खतरनाक। ये जो टॉपिक है यहाँ से, तो ये रिक्त स्थान में आपसे पूछा जाता है कि कार्बनिक अम्ल रिक्त स्थान अम्ल होते हैं तो दुर्बल अम्ल होते हैं। दूसरा पूछ लेगा कि प्राकृतिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल रिक्त स्थान होते हैं तो खतरनाक नहीं होते, ये भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, मुझे खतरनाक होते हैं नहीं, सही विकल्प रिक्त स्थान किसी तरह पूछ लेगा। दूसरा है आपका खनिज अम्ल या मानव निर्मित अम्ल। खनिज यानी कि खदान, यानी कि भूमि से जो भी प्राप्त खनिज होंगे उनसे बनाया जाने वाला अम्ल को खनिज अम्ल कहा जाता है। खनिज अम्ल जो होते हैं प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, तथा ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। सीधी सी बात, उसका उल्टा करना है। तो ये कभी कभी ऐसा पूछ लेता कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में अंतर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। प्रबल अम्ल जो होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होते, दुर्बल अम्ल होते हैं, यानी कार्बनिक दुर्बल अम्ल जो होते हैं वो खतरनाक नहीं होते और ये खतरनाक होते हैं। ठीक है, ये इसका महत्वपूर्ण एक अंतर है, वैसे आपके साइंस में नहीं आता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। अब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की परिभाषा को एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, कभी कभी ये भी पूछ लेता 2 नंबर में। जो पूर्णतः जल में घुलनशील हो वो प्रबल, और जो पूर्णतः जल में घुलनशील ना हो वो दुर्बल कमजोर, मतलब नहीं घुलेगा। ठीक है, और प्रबल यानी कि घुल जाएगा चटकपट। जो अम्ल पूर्णतः जल में घुलनशील होते हैं वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जैसे HCl, H2SO4। दुर्बल अम्ल किन्हें कहेंगे कि जो अम्ल पूर्णतः जल में घुलनशील नहीं होते। उदाहरण आप लिख सकते हैं एसिटिक अम्ल। चलिए, इसके बाद में जो प्राकृतिक अम्ल है, कुछ प्राकृतिक अम्लों के नाम और उनके स्रोत। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक ना एक नंबर का आपसे हर वर्ष पूछा जाता है जोड़ी के माध्यम से। ठीक है, चाहे रिक्त स्थान 2-3 नंबर का आते हैं, पर 1-2 नंबर तो 100% आते ही आते, बिल्कुल। ठीक है, सब कुछ समझाया जाएगा, आप बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, ये जो है आपकी जो क्रिया है ना, ये रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, इनको भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा। मेरा जो उद्देश्य, मैं सरल चीज़ों के माध्यम से आपके दिमाग में फंसा दूंगा। ठीक है, ताकि आपको, ठीक है, कठिन ना लगे। ठीक है, आपको सरल किस तरह से ये चैप्टर लगे, इसका ही प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, संतरा या नींबू में किस तरह का अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, 10 है ये, और 10 में से 2 या 3 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, संतरा या नींबू, ठीक है, इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। सेब में पाया जाता है आपका मेलिक अम्ल। क्या पाया जाता है, मेलिक अम्ल। चलिए, तो यहाँ पर गलत लिख दिया था बच्चों ने, नोट्स उनके ऊपर तैयार करवाए हैं तो यहाँ पर गलत हो गया था। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिरका जो है, सिरका में पाया जाता है आपका एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। टमाटर में पाया जाएगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा बोलिए मेरे साथ, संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल पाया गया आपका, सिट्रिक अम्ल। सेब में है मेलिक। ठीक है, सिरका में आपका पाया जाएगा एसिटिक अम्ल। टमाटर में आपका पाया जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, इमली में टार्टेरिक अम्ल। याद कर लीजिए ना अच्छे से। ठीक है, दही या खट्टा दूध, यानी दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जठर रस, हमारा जो शरीर में जठर रस है, ठीक है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन में एमिनो अम्ल यानी अमीनो अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल पाया जाएगा, और नेटल या कांटा इसमें आ जाएगा मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल।
ठीक है, इन दोनों में एक ही तरह का अम्ल पाए जाएंगे, लाल चींटी का डंक या नेटल का कांटा। ठीक है, इससे एक संबंधित एक प्रश्न भी आएगा कि जो प्रकृति है उदासीन के विकल्प देती है क्यों। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये आपके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल थे और उनके स्रोत है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में यदि हम आगे की बात करें तो यहाँ से देखिए कुछ एक टॉपिक है, आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको सभी को करने से पहले यहाँ पर एक नोट करने वाली बात लिख दी है। ठीक है, उसे अच्छे से समझिए कि विभिन्न अम्लों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि ये विलयन में हाइड्रोजन धनायन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अम्ल और क्षार के अंतर में देखा था कि जो अम्ल है, ठीक है, वो क्या देते हैं, हाइड्रोजन धनायन देते हैं, और क्षार जो है वो OH ऋण आयन देते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से डिटेली समझने के लिए चलिए थोड़ा सा बेसिक इसका कंप्लीट करते हैं। इसके जरिए आपके 8 से 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर कुछ अम्लों के मैं उदाहरण आपको बताऊंगा। ठीक है, उसमें धनायन कौन से पाए जाएंगे और ऋणायन कौन से पाए जाएंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि अम्ल जो है वो जल में घुलने पर हाइड्रोजन धनायन देते हैं। तो भैया यदि हम इनके धनायन और ऋणायन की बात करें तो धनायन क्या पाया जाएगा अम्ल में, H धन आयन। ठीक है, बचा हुआ क्या है, Cl है, ऋण आयन पाया जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, ध्यान समझिए। HCl के बाद में हम ले सकते हैं एक HNO3। यदि हम इसमें बात करें तो क्या पाया जाएगा बताइए, हाइड्रोजन धनायन, और दूसरा है आपका इसमें NO3 ऋण आयन पाया जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल और लिख सकते हैं H2SO4। ठीक है, यह तनुसल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें भी कौन सा धनायन है, H धन आयन है। ठीक है, वो 2 धनायन है, वो बात की फिल्म है। ठीक है, ये आप यहाँ 2 लिख सकते हैं, और SO4 ये क्या है, इसमें ऋण आयन है। तो यहाँ पर इन 3 एग्जाम्पलों में आपने क्या नोटिस किया वो बताइए। ठीक है, कि जो भी अम्ल है, ठीक है, यदि उसके धनायन और ऋणायन की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन धनायन देंगे। तो ठीक है, वो अम्ल की एक गुण है, जो हाइड्रोजन धनायन देगा वो अम्ल है, और जो H धनायन नहीं देगा, हाइड्रोजन मत बोलना, उसको H धनायन बोलना आप। ठीक है, बार बार H धनायन नहीं देगा वो आपका अम्ल नहीं है। ठीक है, चलिए क्षार की यदि बात करूं तो क्षार के एग्जाम्पल भी ले लेते 2। एक तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसमें कौन सा, देखिए थोड़ा सा केमिस्ट्री का है तो थोड़ा सा मामूली से टप्पड़ तापर सिंपल करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, Na धनायन पाया जाएगा इसमें, और जो बचा हुआ है वो OH ऋण आयन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है Ca और OH ऋण आयन। यहाँ पर नोट करिए आप, यानी कि जो ये सारे क्षार के उदाहरण हैं। ठीक है, दोनों ये जो उदाहरण है इनमें आप नोटिस करिए, वो करोगे तो OH ऋण आयन है और अम्ल क्या है, H धनायन है। तो यानी कि जो भी अम्ल है वो H धनायन देगा, और आपका जो क्षार है वो OH ऋण आयन देगा। तो चलिए इससे संबंधित जो मैंने आपको बेसिक बताया, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को अच्छे से हल करेंगे। अम्ल का जो जलीय विलयन है वो क्यों विद्युत का चालन करता है। ठीक है, क्योंकि अम्ल का जो जलीय विलयन है उसमें हाइड्रोजन धनायन होते हैं, H धनायन होता है, जो विद्युत का वाहक होता है। यानी कि विद्युत को वहन करने के लिए, करंट को सबसे ज़्यादा प्रवाह करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, H धन आयन की। ठीक है, तो वो जो है अम्ल के जलीय विलयन में H धनायन होते हैं जो विद्युत के वाहक होते हैं, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। चलिए इससे संबंधित और प्रश्न है एक और, यहाँ पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि ये इनको घोलेंगे तो ये क्या देंगे, H धनायन देंगे। भैया समझ में आ गया होगा उत्तर ही इतनी देर में तो। ठीक है, क्या बोला है प्रश्न, HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो एल्कोहल है और ग्लूकोज है जैसे यौगिक विलयनों में अम्लता का अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता, क्यों। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, जो करते हैं साहब अम्लता का लक्षण उनमें H धनायन होता है, जो H धनायन नहीं देते हैं वो अम्ल नहीं है। ये तो बात पहले ही बताई थी हमने। ठीक है, तो जब HCl
HNO3 आदि को जल में घोलते हैं तो ये H धनायन देते हैं, इसलिए ये जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक जो नहीं करते उनका बोल दो अब, जबकि जो एल्कोहल और ग्लूकोज है ये यौगिक जल में घोलते हैं तो ये H धनायन नहीं देते, इसलिए ये अम्लता का अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते। मैंने एक ही शब्द में आपसे कहा है कि जो जल में घोलने पर H धनायन दे वो आपका अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करेगा, और जो नहीं देगा वो अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा। नोट्स तैयार करने के लिए आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, यहाँ से। ठीक है भैया, अच्छे से आप तो आराम से तैयारी करो, कोई चिंता मत करना है। ठीक है, मैं आपकी पूरी हेल्प कर रहा हूँ। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार जो है अम्लीय क्यों नहीं होगा? अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होगा? तो देखिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल, अब जब मैंने बताया था हाइड्रोजन धनायन कब देगा, जल में घुलनशील होगा तब। तो भैया जब वो H धनायन जल की अनुपस्थित रहेगी तो H धनायन नहीं देगा, और जब H धनायन नहीं देगा तो वो अम्ल नहीं है। ठीक है, तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल H धनायन नहीं देता, जो अम्लीय व्यवहार का एक कारक है, क्योंकि हाइड्रोजन धनायन देगा, H धनायन देगा तभी अम्ल कहलाएगा। इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। सिंपल सा है, बढ़िया सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता? आश्रित का मतलब होता है सबसे ज़्यादा शुद्ध जल, और जबकि वर्षा का जल होता है। ठीक है, यानी कि जो ज़्यादा शुद्ध जल होता है वो उसमें करंट नहीं आता है, और लेकिन जो वर्षा का पानी होता है उसमें करंट आता है। ठीक है, तो विद्युत का सुचालक होने के लिए करंट दो चीज़ों में जाएगा। ठीक है, या तो H धनायन या OH ऋणायन की आवश्यकता होती है। तो विद्युत का सुचालक होने के लिए किन की आवश्यकता होगी? H धनायन की या OH ऋणायन की। ध्यान दीजिएगा, अब जो भैया देता है मतलब उनमें ये है, और जो नहीं देता उनमें H धनायन भी नहीं है और OH ऋणायन भी नहीं है। तो चूंकि आश्रित जो जल होता है शुद्ध जल होता है, और शुद्ध जल में H धनायन या OH ऋणायन नहीं होता। अब जब नहीं होता है तो इस कारण यहाँ विद्युत का कुचालक होता है, यानी ये करंट नहीं देता। जबकि जो वर्षा का जल होता है उसमें अशुद्धियाँ पाई जाती है। ठीक है, यानी कि अम्ल पाया जाएगा और अन्य प्रकार की अशुद्धि होगी, इस कारण उसमें H धनायन और OH ऋणायन उपस्थित है। अब जब उपस्थित है तो वो सीधी सी बात है कि विद्युत का चालक है। तो यहाँ से देखिए आश्रित जल विद्युत का चालक है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं होता है, जबकि वर्षा का जल होता है। ठीक है, यहाँ से बढ़िया से आप तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है भैया, कि मैंने जैसे ही बताया कि जो होता है विद्युत का सुचालक उसमें H धनायन और OH ऋणायन रहेगा। तो यहाँ से बढ़िया से आप तो अच्छे से नोट से तैयार कर लेना। ठीक है, ये है। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन धनायन है AQ यानी विलयन अवस्था में है, इसकी सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए हाइड्रोजन धनायन यदि H धनायन है की उपस्थिति ही विलयन की प्रकृति सुनिश्चित करती है। ठीक है, यानी कि H धनायन ही क्या बताएगी, उस विलयन की प्रकृति को बताएगी कि वो अम्ल है या क्षार है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि H धनायन उसमें ज़्यादा है तो वो विलयन उतना ही अधिक अम्लीय होगा, और साथ में यदि OH ऋणायन भी है और H धनायन भी, ध्यान दीजिएगा H धनायन और OH ऋणायन दोनों हैं, और यदि OH ऋणायन ज़्यादा है किसकी तुलना में, H धनायन की तुलना में, तो भैया वो होगा आपका क्षारी। तो यहाँ पर केवल H धनायन की बात कर रहे हैं, तो जितनी अधिक इसकी ज़्यादा मात्रा रहेगी, उसकी सांद्रता अधिक रहेगी, उतना ही वो विलयन अम्लीय होगा। तो यहाँ पर से आप इसको बढ़िया से कवर कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला एक प्रश्न और है, क्या क्षारकी विलयन में हाइड्रोजन धनायन यानी H धनायन है? यदि हाँ तो यहाँ क्षारी क्यों होते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे क्षारकी विलयन में H धनायन होते हैं, पक्की बातें होते हैं, लेकिन अभी मैंने बताया था कि जब H धनायन है और OH ऋणायन भी है, तो यदि OH ऋणायन ज़्यादा है तो वहाँ क्षारी है। ठीक है, तो क्षारकी विलयन में H धनायन होते हैं, लेकिन इन विलयनों में H धनायन के साथ साथ OH ऋणायन भी होंगे, जो
H धनायन की सांद्रता से अधिक होते हैं, इसलिए ये क्षारीय होते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट है आपका, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए, दही बन जाने पर दूध का पीएच मान घटेगा, क्योंकि भैया जब दही बनेगा तो उसका पीएच मान अम्ल हो जाएगा, और अम्ल जो होते हैं खट्टे होते हैं, यानी कि खटास जब आएगी, ठीक है, दूध में, जिससे दूध की जो H सांद्रता है वो बढ़ जाएगी। देखिए, हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ती जाएगी, जितनी ज़्यादा खटास होगा दूध में उतनी उसकी हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ जाएगी। तो यही बात हो गई है कि दही बन जाने पर दूध का पीएच मान घट जाएगा, क्योंकि दही में अम्ल होता है, जिससे दूध में हाइड्रोजन धनायन की सांद्रता बढ़ जाती है। बढ़िया से नोट से तैयार करते जाइए आप तो, ठीक है। चलिए, अब अगला टॉपिक है आपका, वो है पीएच स्केल। ठीक है, कुछ इस तरह का स्केल है, पैमाना है। ठीक है, तो बढ़िया से इसे अच्छे से समझ लेते हैं, इससे रिलेटिव जितने भी प्रश्न है वो आप अच्छे से कवर कर पाओगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं पीएच स्केल की। तो देखिए, यदि परिभाषा की बात करो तो ये लिखिएगा आप कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन धनायन यानी H धनायन की जो सांद्रता है उसको ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया। ठीक है, यानी कि एक पैमाना विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट आती है। ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन धनायन की जो सांद्रता है उसको ज्ञात करने के लिए एक पैमाना यानी कि स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ये थोड़ी सी बातें इसके बारे में कि पीएच स्केल में पी के सूचक है पुषांश, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर पैमाना जो है, कोई भी जो विलयन है उसका जो ताकत है उसको नापने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, पीएच जो स्केल है उस पैमाने पर 14 तक मान होते हैं, जिसमें से ये जो 7 वाला मान है, ध्यान से देखिएगा, ये 7, ठीक है, ये आपका उदासीन है। क्या रहेगा आपका? उदासीन। ठीक है, और ये जो 0 से लगाकर 6 तक, यदि विलयन का जो मान है 0 है, 6 है, ठीक है, 5 है, चाहे 2 हो, तो ये जो मान है कहलाएगा आपका अम्लीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? अम्लीय। तो यानी कि कोई पूछे कि कोई भी एक विलयन है जिसका पीएच मान 5 है, बताइए विलयन कैसा है, तो आप बोलोगे अम्लीय। यदि कोई विलयन का पीएच मान है, ठीक है, कि उसका जल है तो जल का पीएच मान 7 है, बताइए जल क्या है, तो आप फट से कह दोगे कि उदासीन है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देखिएगा, थोड़ा सा दूसरे पेन का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से 8 से 14 तक, आप खुद समझदार है, बताइए 8 से 14 तक क्या रहेगा? क्षारीय रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी बातें तो क्लियर हो चुकी है कि यदि 0 से 6 तक मान रहेगा तो अम्लीय है। अब हमारा जो पीएच स्केल में उदासीन कहाँ है? 7 है। अब 7 के बाद में यदि इधर हम आ रहे हैं, इधर की तरफ घट रहे हैं, तो क्या हो रहा है? अम्लीय हो रहा है। इधर बढ़ रहे हैं तो क्षारीय हो रहा है। अब जो अम्लीय है उसमें भी 2 वर्ड आपके आएंगे, प्रबल अम्लीय या फिर प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। क्षार में भी क्या आएगा आपका? प्रबल क्षार। ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया बेसिक बता रहा हूं। ठीक है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। अब बताइए मुझे कि जो प्रबल का मतलब होता है कम, जिसका पीएच मान क्षार तो है वो, पर वो 2 क्षार दिए, जैसे अभी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। यहाँ पर 11 दिया है और एक 13 दिया है। अब इन दोनों में से कौन सा प्रबल क्षार? दोनों ही क्षार है, लेकिन कौन सा प्रबल है और कौन सा दुर्बल है? ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको देखिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मुझे ये बताइए कि कहाँ से क्षार स्टार्ट है? 8 से। यदि 8 से मैं ज़्यादा गया तो इधर और बड़ा मान, इधर भी, इधर भी। तो यदि आप 8 से इस दिशा में जाओगे, ये जो दिशा है, दिशा ध्यान रखिएगा, ये जो दिशा है ये
आपकी प्रबल की है। किसकी है? प्रबल की। यदि इस तरफ मान बढ़े, यानी कि 7 से जितना अधिक आप मान बढ़ाओगे उतना जो आपका क्षार है वो प्रबल होता जाएगा, ताकतवर बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन अम्ल में इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 7 से इधर बढ़े थे अपन, 6 प्रबल है, चांदा है, ठीक है। सॉरी, ये जो 6 है यहां से स्टार्ट हुआ है, इससे बड़ा कौन है? भले ये 5 छोटा लग रहा है, लेकिन यदि हम पीएच मान की बात करें प्रबल अम्ल की तो 5 ज्यादा प्रबल अम्ल है। फिर 5 से भी ज्यादा ताकतवर कौन है? 4 कहलाएगा। क्योंकि ये जो दिशा है ये दिशा आपकी कुछ इस तरह की गई, ध्यान समझ में आई भैया? ये दिशा आपकी इस तरह से, तो ठीक है, इस तरफ बढ़ोगे तो प्रबल कहलाएगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? ठीक है। यानी कि मैं कहूं कि 6 और 1 दोनों में से प्रबल अम्ल बताओ, तो जो छोटा है ना वो आपका प्रबल है। तो यहां पर 1 उत्तर रहेगा और यहां पर क्या आंसर आ जाएगा? 6 आ जाएगा। प्रबल क्षार यहां पर जो ज्यादा है मान वो तो 13 ही रहेगा, क्योंकि इसका तो ज्यादा ही इधर, ठीक है। और ये 11 है। समझ में आ गई बात, नहीं आई भैया? ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अब इस बेसिक बातों से संबंधित ये जो है, ठीक है, इस पैमाने से संबंधित कुछ बेसिक बातें हैं। वो बेसिक बातें आप सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए, ये ठीक है। पीएच स्केल पर हम 0 से लगाकर 14 तक के पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं, पहली बात हो गई। 0 से 6 तक, ये देखिए 0 से 6 तक, अर्थात 7 से क्या है? कम। तो 7 से जितने भी पीएच मान रहेंगे वो क्या रहेंगे? अम्लीय रहेंगे। ये देखिए, अर्थात वहाँ अम्लीय होंगे। पीएच मान 7 होगा तो विलयन कैसा रहेगा? उदासीन रहेगा। और 7 से अधिक रहेगा तो विलयन कैसा रहेगा? क्षारी रहेगा। अब इसमें भी प्रबल और दुर्बल है, तो ये बातें भी मैंने यहाँ पर लिख दी है कि पीएच मान 7 से जितना कम होगा, जितना कम होगा, जैसे 6 आया तो वो प्रबल अम्ल कहलाया, पर लेकिन 5 आया तो प्रबल अम्ल क्या बन गया? 5 बन गया, ठीक है। और अभी जब सवाल कराऊंगा ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। उतना ही अधिक होगा, और 7 से जितना अधिक मान रहेगा उतना ही विलयन प्रबल क्षारी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नोट करनी है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, मान दिए गए हैं 4, 1, 11, 7 और 9, ठीक है। क्या मान दिए गए हैं? 4, 1, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, 4, 1 और कौन सा है? 11, 7 और 9, ठीक है। चलिए, इसमें इन्होंने बताया है कि बताइए कि जो ABCDE नाम से, पर आप बताइए इनमें से कौन कौन से प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, उदासीन है, या ठीक है दुर्बल क्षारी है, ठीक है। ये इस तरह से आपने पूछा, ये एग्जाम्पल पूछे इसने, तो आप यहाँ से इसको बताइए मुझे। ये हमारे मान है। पहले तो इसमें अम्ल बता दीजिए मुझे, बताओ कौन सा अम्ल है, ठीक है। एक तो 4 है और एक 1 है। उदासीन बताओ, तो ये 7 हो गया। क्षार बताओ, हाँ तो 7 से 6, 7 से शुरू हो जाएगा, 6 से अधिक वाला, सॉरी 8 से, एक तो 9 है और एक 11 है, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पर 4 और 1 दोनों में से प्रबल कौन सा है? तो अभी मैंने बताया, देखिए यहाँ पर जो 1 है वो तो प्रबल हो जाएगा और 4 जो है दुर्बल हो जाएगा। 9 और 11 में कौन ताकतवर है? तो 11 ताकतवर है, ठीक है। तो ये तो 11 तो यहाँ पर लिखा जाएगा और 9 यहाँ पर लिखा जाएगा। पल्ले पड़ गई बात आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो उदासीन है वो है आपका 7, प्रबल क्षारी है 11 है, प्रबल अम्ली है तो 1 है, दुर्बल अम्ली 4 हो गया और दुर्बल क्षारी हो गया आपका 9, ठीक है। इस तरह से आपको इनको नोट्स तैयार कर लेने। आपके सवाल है, ये क्वेश्चन है, देख लीजिए एक तरह का हिस्सा, और इसके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखिए पीएच स्केल का जो महत्व है वो भी आपसे पूछ लेता है। तो अम्लीय वर्षा को ज्ञात करने में, अभी अम्लीय वर्षा क्या है अभी आगे मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है, कि अम्लीय वर्षा ज्ञात करने में, मुंह का पीएच मान ज्ञात करने में, ठीक है, पाचन तंत्र में जो अमाशय है में अम्ल है यानी कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसकी मात्रा ज्ञात करने में। तो ये पीएच स्केल का हमारे दैनिक जीवन में महत्व है, ठीक है। ये पूछ लेता कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच स्केल का महत्व कौन कौन सा है, तो ये ठीक है, ये आपका टॉपिक आपके बुक में दिया भी हुआ भी है ये, ठीक है। जो खास खास चीज़ें वो बता रहा हूँ, पूरी जानता नहीं। अब एक अम्लीय वर्षा है तो वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है कि पीएच स्केल
का महत्व तो अम्लीय वर्षा ज्ञात करने के लिए, मुंह का पीएच मान और पाचन तंत्र के अमाशय में अम्ल की मात्रा ज्ञात करने में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक रहे, अब देखिए एक परिभाषा पूछ लेता है कभी कभी कि अम्लीय वर्षा क्या है। तो जब वर्षा के जल का जो पीएच मान है, यानी कि जब वर्षा के जो जल का पीएच मान है वो 5.6 से कम हो तो वो जो वर्षा है वो आपकी कहलाती है अम्लीय वर्षा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इतनी सी परिभाषा ही पूछता है, वो तो ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है आपको। चलिए अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, हमने पीएच जो स्केल पढ़ा था उससे रिलेटिव है कि एक ग्वाला जो है ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा होता है मीठा खाने का सोडा जो अभी आपका आगे आएगा। ठीक है, देखिए वो इसलिए मिलाता है कि जिससे क्या होता है उसका पीएच मान जो होता है, ताज़ा दूध होता है ना, उसका पीएच मान लगभग कैसा होता है, 6 होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये लगभग 6 है, यानी कि वो अम्ल है। ठीक है, थोड़े समय के बाद में और ज़्यादा उसका मान घट जाएगा, यानी कि अम्ल और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, घटेगा जरूर कि 5 आ जाएगा पीएच मान, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, पर वो जो अम्ल बन जाएगा फिर कैसा बनेगा, जितना घटेगा उतना वो ताकतवर होता जाएगा, यानी उसमें ज़्यादा खटास आएगी। तो ये सामने वाला क्या करेगा, इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा मिला दिया तो इसका पीएच मान जिससे क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो बढ़कर कितना जाएगा, 7 से अधिक। ठीक है, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जितना सोडा मिलाएगा उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसका जो ताज़ा दूध होता है उसका पीएच मान 6 होता है और ग्वाला इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला लेता है तो 6 से बढ़ के कितना हो गया, 7 से अधिक। अब ये जो दूध है 7 से अधिक हुआ तो आप बताइए मेरे को कि ये क्षारीय हो गया। अब क्षारीय हो गया, दूध को दही बनने के लिए उसका पीएच मान किससे कम होना चाहिए, 7 से कम। अब इस सामने वाले ने इसमें मिला दिया तो इसका तो 7 से ज़्यादा हो गया, तो वापस जो उतरने में समय जो है ज़्यादा लगता है, इसलिए ठीक है वो जो दूध है वो ख़राब नहीं होता लंबे समय तक, लंबा समय तो नहीं है, एक दिन में जब भी ख़राब हो जाए, लेकिन थोड़ा घंटे 4 घंटे के उसमें तसल्ली तो हो गई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ क्षारीय होने के कारण ये लंबे समय तक खराब नहीं हो पाता, अर्थात दही नहीं बनता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, ये समझिएगा, सिंपल प्रश्न है। देखिए ये चैप्टर जो है बहुत क्वेश्चन आंसर इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे कि ताज़ा दूध जो है उसका पीएच मान ठीक है 6 होता है और ग्वाला इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है तो जिससे इसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा और यहाँ दूध खराब होने से बच जाएगा। तो ये प्रश्न आपका इस तरह से है। इसमें 2 प्रश्न है, ए और बी। अब बी में क्या है, इस दूध को दही बन जाने में अधिक समय क्यों लगा। सिंपल सी बात है कि जब बेकिंग सोडा का जो मिला हुआ दूध है उसका जो पीएच मान है, जो हमारा गाय या भैंस के पास से दूध निकाला हुआ था उसके पीएच मान से ज़्यादा हुआ, यानी कि मैं तो सीधी सी बात कहूँ कि उसका जो 6 पीएच मान था ताजे दूध का और उसका जो पीएच मान हो गया वो 7 से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर देखिए जब उसमें बेकिंग सोडा मिला हुआ दूध अर्थात उसका पीएच मान किससे अधिक हो गया, 7 से अधिक हो गया। और ठीक है, और जो कि जो साधारण दूध है उसके पीएच मान से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए दूध को दही बनने में कम समय लगता है, क्योंकि दही बनने के लिए जो दूध को का पीएच मान होता है वो 7 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो बेकिंग सोडा मिला दिया उसने, तो थोड़ा सा पढ़ लेना आप जिसमें आप कवर कर पाओगे। ठीक है भैया, तो ये मैंने यहाँ से बता दिया, क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद में ये स्क्रीनशॉट लेना है आपको, ले लिया, बढ़िया से आप तो नोट से तैयार करो, चिंता मत करो किसी बात की भी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपको कि अम्ल को तनुकृत करते समय ठीक है यहाँ क्यों अनुशंसित किया लेते हैं, यानी कि ये अपने मन में अच्छे से क्यों बिठा लेते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना है ना कि जल को अम्ल में। देखिए ये प्रश्न जो है, इसका प्रश्न का अर्थ क्या है पहले वो समझिए। ये ऐसा बोल रहा है कि जैसे ये नींबू है, अब नींबू में अम्ल है, जैसे इसका मैंने पूरा नींबू 5-10 नींबू ले लिए, 5-10 नींबू लिए तो एक मेरे पास गिलास भर के एक क्या हो गया, अम्ल निकल गया, इसका रस निकल गया। मान के चलिए कितना हो गया, 1 गिलास। ध्यान से समझिएगा बात को, पूरा क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा। 1 गिलास मेरे पास हो गया है नींबू का रस, प्योर है। ठीक है, इसमें से निकाल लिया मैंने, बहुत सारे नींबू ले लिए 5-10। अब उसमें मैं मान के चलूँ 2 बूंद 3 बूंद पानी डालूंगा ना तो वो मेरे लिए खतरनाक रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा जैसे पानी डालूंगा तो बहुत उष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ये यही बोल रहा है कि साहब आपको 1 गिलास नींबू के रस में, यानी कि अम्ल है वो भी, नींबू के रस में आपको 1-2 बूंद पानी की नहीं डालनी है। फिर क्या करना है कि आपको 1 गिलास पानी लेना है और उसमें 2-4 बूंद नींबू की डालनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है भैया, तो इस चीज़ का ये बता रहा है कि जो अम्ल का तनुकरण करना एक अत्यंत उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उष्माक्षेपी यानी कि इसमें उष्मा उत्पन्न होगी। यदि हम अम्ल
इसको जल में विक्षेपित कर देते हैं, ठीक है, विक्षेपित यानी डालते हैं अम्ल को, ठीक है भैया, तो उसमें उष्मा उत्पन्न होती है। लेकिन वो गिलास भर के पानी है, यानी कि जल है हमारे पास, और 2-4 बूंद नींबू का रस है, तो भैया वो जो उष्मा है, उसकी जो ताकत है, वो पानी ठंडा कर देगा। लेकिन एक गिलास भर के, ठीक है, यदि नींबू का रस है और उसमें 1-2 बूंद करोगे ना, तो वो उष्मा देगा और आपके हाथों में इनमें फफोले पाड़ देगा। भाई यही है इसका सार, ठीक है। तो हमेशा ये करना चाहिए कि हमको नींबू के रस को, भले वो 1 गिलास नींबू का रस हो ना, 1 गिलास जल हो, लेकिन क्या करना है, पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा करके नींबू के रस को डालना है। यदि 1 गिलास भर के नींबू का रस रखा हुआ है और उसमें आप बूंद करके पानी डालोगे, तो वो तो क्रिया करेगा से, क्योंकि वहाँ जानदार रस है, ठीक है, तो वो आपके फफोले पाड़ देगा, हाथ में उष्टेगा, मतलब आपको जला देगा। जैसे आप सब समझदार है कि जैसे कढ़ाई, बिल्कुल जलती हुई कढ़ाई, तेल से पूरी जो निकाल रहा है, ठीक है, हलवाई हमारा, तो वो हलवाई यदि गलती से कोई 1-2 बूंद पानी की टिपका डाल दे, तो कैसा बिल्कुल तेल हम जला देता ना, फफोले पड़ देता, उसी तरह ये कर देगा भैया, ठीक है। इसलिए हमेशा ध्यान ये रखना है कि भैया पानी नीचे होना चाहिए और उसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके हमें अम्ल डालना है। अम्ल कोई सा हो सकता है, नींबू का रस नहीं, अम्ल कोई सा भी है, ठीक है। तो ये अम्ल का तनुकरण करते समय इस बात का ध्यान रखना है। तो अम्ल का तनुकरण एक अत्यंत उष्माक्षेपीय विक्रिया है, इसमें अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है। यदि हम अम्ल को जल में विक्षेपित कर देते हैं तो उष्मा उत्पन्न होती है और वहाँ जल के द्वारा शोषित कर ली जाती है। इसलिए अम्ल को तनुकृत करते समय हमेशा जल को ही इसे जल में मिलाना चाहिए, यानी कि जल के ऊपर ढोलना चाहिए, ठीक है भैया। चलिए, इसके बाद में आपका एक क्वेश्चन और है, जो ये यहाँ पर है कि प्रकृति जो है हमारा उदासीन के विकल्प देती है। उदासीन का मतलब ये है कि अम्ल और क्षार दोनों को क्रिया करोगे तो उदासीन होगा। तो प्रकृति भी खुद देती है। देखिए, एक पेटल में पौधा होता है नेटल का, ठीक है, कहाँ होता है, नेटल का, और एक ही पौधा वहीं पर होता है साख का, ठीक है। तो जो नेटल का पौधा होता है ना, ये कांटेनुमा होता है, जंगल में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाल है और बाल में मेथेनोइक अम्ल होता है। चींटी के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल होता है। अब जैसे चींटी काट लेती है ना, तो कैसे बिल्कुल अगन पड़ती है शरीर में, उसी तरह ये जो पौधा है ना, इसका कांटा यदि आपको चुभा तो बिल्कुल उसी तरह जलन पड़ेगी जैसे किसी चींटी ने काट लिया हो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, नेटल का एक शाखी पौधा होता है, ठीक है, जो जंगलों में उपजता है तथा इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। इन बालों में मेथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। यदि हम इसे गलती से छू लेना, ठीक है, इसे हम गलती से छू ले तो डंक जैसा दर्द होता है। इसका इलाज जो है पारंपरिक तौर पर डाक के पौधे से की पत्तियों के द्वारा किया जाता है। अब इसने बोला कि दर्द दे दिया भैया, वो बाल लग गया, तो वहीं आसपास एक पौधा होएगा, ठीक है, रहता है हमेशा जंगलों में, कि नेटल के पौधे के पास ही होता है। क्या पौधे का नाम क्या है, साग का पौधा, डाक का पौधा, सॉरी, कौन सा पौधा है, डाक, ठीक है, मैंने गलती से साग बोल दिया पहले। तो इसका इलाज डाक के पौधे के पत्तियों से के द्वारा किया जाता है, जो अधिकांश नेटल के पौधे के पास ही होती है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी जो प्रकृति है वो उदासीकरण के विकल्प देती है। कभी कभी ये पूछ लेता है 1 नंबर में कि जो नेटल के पौधा है उसकी प्रकृति कैसी है। अब जब उसने डंक दिया तो मेथेनोइक अम्ल है, तो अम्ली है, और डाक के पौधे की प्रकृति फिर कैसे जाएगी, क्षारी। दोनों को आपस में क्रिया होगी, तो बिल्कुल क्रिया, ये रिएक्शन है, ठीक है, वो आपका बंद हो जाएगी, यानी कि वो जो आपको दर्द हो रहा था वो दर्द आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए, तो ये चीज़ें मैंने आपको अभी तक यहाँ तक बता दी है। इसके बाद में यहाँ से देखिए, ये जो लवण है, अभी हमने अम्लों और क्षार से संबंधित सारी डिटेल पढ़ ली। 1-2 क्वेश्चन जो शेष रह गए उनको अंत में फिर बताऊंगा मैं, कोई घबराना नहीं है। लवण है, अब लवण के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। इसमें सारी चीज़ें आएगी, अभी साधारण नमक आ जाएगा, सब कुछ आएगा। एक क्वेश्चन इस लवण से 100% आता है, अच्छे से तैयार करिएगा। अम्ल और क्षार में अंतर तो 100% आता है, उसकी विशेषता है। और ये जो पौधे में जो मैं IMP क्वेश्चन पहले बता रहा हूँ, जो नॉन इम्पोर्टेंट है ना, उन्हें मैं बाद में बता दूंगा। और ठीक है, हर बोर्ड में यही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, तो लवण क्या होते हैं, लवणों के उदाहरण, फिर हम लवण की विशेषता को जान लेंगे, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं, लवण किसे कहते हैं। लवण को समझने के लिए हम देखिए अम्ल और क्षार की दोनों के आपस में क्रिया कराएंगे, ठीक है। तो अम्ल और क्षार की जब आपस में क्रिया होती है ना, ठीक है, तो लवण
और जल का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? लवण और जल का निर्माण होता है। कोई सा भी एग्जाम्पल आप लिख लो, कोई भी एक एग्जाम्पल लिखा मैंने अम्ल का, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, परिभाषा भी समझाऊंगा सब कुछ। ठीक है, क्षार क्या है आपका? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या निकलेगा? जल, जल यानी कि H2O, और बचा हुआ क्या है? Na और यहां से Cl, तो NaCl। एक और रिएक्शन लिख लेते हैं यहां पर, जो देखिए ये तो जल हो गया और ये लवण है। ठीक है, तो NaCl क्या है? एक लवण है, इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसी तरह आप कोई से ही ले सकते हैं HCl, लेकिन अब की बार जो क्षार है उसे बदल लिया हमने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है। फिर से निकलेगा क्या हमारा? जल, और बचा क्या है? KCl। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों क्या है? लवण के उदाहरण है। तो लवण वास्तव में है क्या? जब कोई भी हम अम्ल या हम क्षारक बोल सकते हैं या क्षार बोल सकते हैं। ठीक है, क्षारक कहना बेस्ट रहेगा क्योंकि जल में घुलनशील रहेंगे, वो क्षार है। कभी कभी जल में अघुलनशील भी रहेंगे, तो आप बोलिएगा क्षारक। आप तो ठीक है, कोई भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्षार या क्षारक। जब अम्ल की क्षारक से क्रिया कराई जाती है, ठीक है, जब अम्ल और क्षारक की दोनों की आपस में क्रिया कराई जाती है, तो एक हमें क्या प्राप्त होता है? ठोस प्राप्त होता है, आयनिक ठोस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आयनिक ठोस प्राप्त होता है, उसे कहते हैं लवण। ठीक है, तो ये लवण की परिभाषा है। ठीक है, कि जब किसी, यहां से देख लीजिए, आप नोट्स में तैयार कर लिए हैं, ये जब किसी अम्ल तथा क्षारक के आपस में क्रिया कराते हैं, ठीक है, तो आपस में क्रिया कराते हैं तो प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। ठीक है, प्रमुख लवण के नाम पूछ लेते, कभी कभी 4 प्रमुख लवणों के नाम बताए, तो पहला तो यही देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसका सूत्र है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और सोडियम नाइट्रेट हो गया आपका NaNO3। तो ये मैंने आपको लवण की परिभाषा समझाई, और प्रमुख 4, यहाँ पर 5 लवण है, कभी कभी 4 लवणों के नाम पूछ लेता आपसे। ठीक है, अब हमारी जो बुक है उसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ आपके लवणों के उदाहरण दिए हैं। ठीक है, यहाँ से ये लवण संबंधित यहाँ तक हो चुका था, ये लवणों का pH मान, और यहाँ से सबसे पहला है हमारा साधारण नमक में रसायन। यहाँ से हम बिल्कुल इसको तरीके से समझेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो लवण है सोडियम क्लोराइड, इसे समझते हैं। देख लीजिए, सोडियम जो क्लोराइड है, इसका जो दूसरा नाम है जिसे हम जानते हैं वो है हमारा साधारण नमक। क्या है? साधारण नमक। अच्छा, साधारण नमक या समझ गए आप, जो हम खाने में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो नमक है, ये यहाँ पर है, प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, इसके गुण भी आपको जीवन भर याद रहेंगे, इस तरह से समझाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका साधारण नमक। इसका फॉर्मूले की यदि बात करूं, सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो है NaCl। क्या है इसका फॉर्मूला? NaCl है। तो देखिए, इतना क्लियर है कि इसका दूसरा नाम हम जो बोलते हैं, हमारा जो खाने का नमक होता है ना, वही है ये। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र पूछता है 1 नंबर में NaCl। यदि हम इसके pH मान की बात करें, ठीक है, तो इसका pH जो मान है वो होता है 7। क्या होता है? 7, यानी कि सोडियम क्लोराइड क्या है? उदासीन है। सीधी सी बात है कि जब 7 है ये, तो इसका मान pH मान 7 जिसका भी रहता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। तो 4 चीजें याद रखना आपको। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है? साधारण नमक है। इसका रासायनिक फॉर्मूला हो गया NaCl। इसका pH मान हो गया 7, और ये किस प्रकृति का है? तो उदासीन प्रकृति का है। अब उदासीन कब होता है वो आपसे पूछता हूं, तो जब कोई भी अम्ल क्षार से क्रिया करता है। ठीक है, क्योंकि एक अभिक्रिया आएगी आपकी उदासीनीकरण। जब अम्ल जो होता है वो क्षार से क्रिया करता है, तो कौन सी अभिक्रिया होती है? उदासीनीकरण। क्या करते हैं ये दोनों? एक दूसरे को क्या कर देते हैं? उदासीन। तो वो उदासीनीकरण, वो एक प्रश्न अलग है, उसको हम जब आगे आएगा तब पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो सोडियम क्लोराइड है, अब इसको बनाया कैसे जाता है आगे बात करते हैं। तो देखिए, जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सूत्र लिख देना कभी बनाने की विधि में आए तो। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पर क्षार ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर जल निकलता है जैसा कि आप सब जानते भी हैं, और लवण बनता है। लवण कौन सा है? NaCl। यही क्या है आपका वास्तव में? सोडियम
क्लोराइड है। तो इसको बनाया कैसे जाता है, ये इसका केमिकल रिएक्शन हो गई। यदि हम बात करें तो इसको साधारण नमक जो है वो समुद्र की अशुद्धियों को हटाकर बनाया जाता है। आप सब समझते हैं, समुद्र में खारापन होता है उसको हटा दिया जाए, पानी को हटा दिया जाता है और बचे बचे जो बच जाता है जो कौन रहता है, NaCl रहता है। अब इसके जो गुण हैं, ठीक है, इसके गुण को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है पानी, ठीक है, और पानी में हम डालते हैं ये हमारा जो साधारण नमक है, ये देखिए, ठीक है। तो ये जो नमक है, पहला गुण यही है कि ये कैसा है, आपको समझ में आ रहा है कैसा है, सफ़ेद है, काला है, कैसा है। तो पहला गुण यही है कि ये कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है। साथ में ये ठोस अवस्था में है या द्रव अवस्था में, किस अवस्था में है, तो ठीक है ये ठोस है, देख लीजिए, भले बारीक है, जिसके बाद में भी दाने हैं, देख लीजिए, ठीक है, दिख रहा है आपको, थोड़ा सा और आगे कर लेता हूँ, ये देखिए दाने, ठीक है भैया। तो दो गुण हो गए, पहला क्या गुण है, सफ़ेद है, दूसरा ये ठोस है। इसका जो गलनांक होता है, ठीक है, ये गलनांक उच्च होता है। और हम जैसे इसको पानी में डालते हैं, जब समझ में आएगा आपको, जैसे ही मैंने इसको पानी में डाला, ये देखिए डाल दिया, अब जैसे पानी में डाला और थोड़ा सा मैंने इसको ऐसा किया, ठीक है भैया। तो ये क्या हो गया बताइए फटाफट, जल में घुलनशील हो गया, जल्दी हुआ शक्कर के मुकाबले की देर से हुआ, ठीक है। तो आप बताओगे कि ये बहुत जल्दी घुल गया, ठीक है भैया। अब ये क्या होता है, आजकल के जो नमक है ना, इनमें थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ होती है, ठीक है। ये देखिए थोड़ी देर से घुल रहा है, नहीं तो बहुत जल्दी घुलता है नमक, ठीक है भैया। ये चीज़ें क्लियर हैं। तो क्या क्या मैंने बताया आपको वो देखते हैं, ठीक है। क्या बताया है, पहली चीज़ कि ये जो नमक है हमारा सफ़ेद है, देख लीजिए। इसके गुण की बात करें तो ये सोडियम क्लोराइड साधारण नमक सफ़ेद होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, गलनांक इसका उच्च होता है और ये बहुत ही जल्दी घुल जाता है, ठीक है भैया। ये यहाँ पर इसके बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी, सोडियम क्लोराइड, ये इसको साधारण नमक भी कहते हैं, इसका सूत्र ये है भैया NaCl, ठीक है। इसके बाद में इसका pH मान 7 होता है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता ही दी। ये नमक बनाने की विधि हो गई है, ये इसके गुण हैं। अब यदि हम इसके उपयोगिता की बात करें, उपयोगिता यानी कि उपयोग सब जानते हैं, भोजन में इसका उपयोग क्या था, नमक के बिना काम ही नहीं चलता, वो भोजन ही स्वादिष्ट नहीं होता जिसमें नमक नहीं मिलाते हैं, ठीक है। चाहे वो सब्जी हो या रोटी हो, कोई किसी भी खाद्य परीक्षण में, जैसे अचार बनाने में, दुनिया भर के जो चिप्स पापड़ बनाने में, सब में A to Z वो तो क्या किया जाता है, नमक का उपयोग किया जाता है। व्यंजक चूर्ण बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी सोडियम क्लोराइड को बनाने के उपयोग, ठीक है। चलिए, तो बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा उसको अच्छे समझते हैं। देखिए इसका जो साधारण नाम है वो तो बेकिंग सोडा है, एक और हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं हमारी, जो कहते हैं हम खाने का सोडा, खाने का सोडा। अब ये खाने का सोडा मतलब जब हमारा पेट फूल जाता है ना, तो हम जो सोडे का यूज़ करते हैं ये यहाँ पर है, ठीक है। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा खोल लेते हैं, ये ठीक है भैया। ये जो सोडा है ना, ये हम यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं मीठा सोडा। क्या कहते हैं, मीठा सोडा, ठीक है भैया। जो हम इनो पीते कि नहीं पीते, कभी कभी पेट फूल जाता है तो, ठीक है, तो वही यही है, ठीक है। इसमें मीठा सोडा कहते हैं हमारी साधारण लैंग्वेज में, उसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, अभी इसके गुण नहीं सब, ठीक है। मीठा सोडा नाम है इसका, ठीक है। अब यदि हम विज्ञान की लैंग्वेज में समझाने की इसका रासायनिक नाम समझेंगे, ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम ध्यान समझिएगा, रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये देखिए एक नंबर में बहुत पूछता है, ये समझना, ठीक है। रासायनिक सूत्र की यदि बात करें हम इसके फॉर्मूले की,
तो फॉर्मूला रहेगा आपका NaHCO3। ठीक है, इतनी चीज़ें क्या बताया मैंने, मेन चीज़ याद रखना। बेकिंग सोडा की खाने का सोडा कहते हैं, इसे मीठा सोडा के नाम से जाना जाता है। रासायनिक नाम इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। फॉर्मूला इसका है NaH, ठीक है, और CO3। देखिए Na से सोडियम हो गया, H से हाइड्रोजन हो गया, और कार्बोनेट का फॉर्मूला है CO3। ठीक है, अब दूसरी जो बात आती है इसकी बनाने की विधि। ठीक है, इसके गुण बिल्कुल प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं। पहले बनाने की विधि है, इसको दो विधियों से बनाया जा सकता है। एक तो है सोडियम क्लोराइड से NaCl, और दूसरी जो विधि है उसमें यूज करेंगे हम सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। दो तरीके हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ लेता है, बेकिंग सोडे को सोडियम क्लोराइड के द्वारा कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, तो ये NaCl से प्राप्त करना है। कभी कभी पूछ लेता है कि सोडियम क्लोराइड को, सॉरी, बेकिंग सोडे को यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यहां पर आप सोडियम कार्बोनेट से प्राप्त करो। ठीक है, तो ये है आपका सोडियम क्लोराइड से, और ये सोडियम कार्बोनेट से। चलिए देखिए, सीरियल बाय सीरियल समझते हैं। जब सोडियम क्लोराइड में हम जल मिलाएंगे, थोड़ा सा याद करना है, तो केमिस्ट्री है, थोड़ा सा जल मिलाएंगे, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करेंगे, और साथ ही साथ अमोनिया का यूज करेंगे। ठीक है, 3-4 चीजें हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, उसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव करना है। ठीक है, और अमोनिया के साथ इसकी फिर क्रिया करानी है। ठीक है, ये है अमोनिया। अब बनेगा क्या, एक तो बनेगा आपका अमोनियम क्लोराइड, यहां पर बनेगा NaNH4Cl, और बन जाएगा आपका ये सोडियम NaHCO3, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन है, तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया आपका। दूसरी जो है प्रक्रिया है, उसमें सोडियम कार्बोनेट है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस आपका जल है। ठीक है, यहां से, और मिलकर बन जाएगा आपका NaHCO3 बस। और यहाँ पर 2 बार हम इसमें, ठीक है, लिख देंगे तो संतुलित भी हो जाएगा। ये दोनों विधियां है। ठीक है भैया, चलिए इसको बनाने की विधि को आप यहां से नोट कर लेना है। ये इतनी चीजें, गुण बिल्कुल प्रैक्टिकली बताऊंगा। ये आ जाती कभी कभी, आती भी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं इतनी, पर आ जाए तो कर देना है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और नोट करना है आपको यहाँ पर। यदि हम कोई पूछे आपसे कि ये जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको आपने उष्मा में डाल दिया, यानी कि आपने जैसे मान के चलिए सब्जी में डाला या किसी भी चीज में डाल दिया, तो इसमें जैसे गर्म होगा ये, क्योंकि आपने उसको गर्म करने के लिए उसमें मिला दिया, तो उसको गर्म करेंगे बाद में। तो यानी कि इसमें जब उष्मा प्राप्त डालेंगे ना, तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, प्लस जल निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो केक होता है ना, वो फूल जाता है, देखा होगा आपने। ठीक है, वो केक है फूल जाता है, उसमें से छेद होने लगते कि नहीं होते, बारीक बारीक छेद होते कि नहीं होते केक में, इनमें, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होते हैं। तो यहाँ पर एक गुण जब पढ़ेंगे उसमें भी आएगा ये, कि जब हम सोडियम हाइड्रॉक्स जो हम बेकिंग सोडा है उसको गर्म करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। समझ में आ जाएगा बात, क्यों निकलती है, क्योंकि उसको गर्म करते हैं तो वो केक या कोई भी चीज़ देखा होगा आपने, ठीक है, तो वो फूलने लगता है, और वो फूल किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, तो उसमें बारीक बारीक छेद हो जाते हैं। ठीक है भैया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गुण याद रखिएगा। कुछ गुण और है इसके, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। जैसे ये नमक है, सॉरी, यहाँ पर आपके पास जल है एक ये, और ये है आपके पास बेकिंग सोडा। ठीक है, क्या है, बेकिंग सोडा, यहां से देख सकते हैं। ठीक है भैया, ये देखिए आप, यहाँ पर है इसका बेकिंग सोडा है ये। अब इसको हम मिलाएंगे किसमें, पानी में। ठीक है, देखिए, तो पहली चीज़ है कि ये सफ़ेद क्रिस्टल है, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये कैसा है, सफ़ेद क्रिस्टल ये। दूसरी जो चीज़ है, यहाँ पर हमने जिसको इससे घोला, जैसे ये में कितना बारीक है, ठीक है, बारीक है ये। अब इसको यदि हम इस पेन के सहायता से या उंगली की सहायता से इसे घोलेंगे, तो देखिए, नमक जब हमने डाला था
तो नमक से क्या हुआ था, बहुत जल्दी घुल गया था, ये देखिए। लेकिन मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ, जब भी वो थोड़ा सा, देखिए ये समझ में आ रहा है आपको बात, कि ये जो जल में पूर्णतः घुलनशील नहीं होता है, वैसे गर्म करने पे घुलेगा फिर तो ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, अल्प घुलनशील होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, अल्प घुलनशील। देखिए ये पूरी तरह कहाँ घुला, देखिए ये इस तरह गैस में, देखिए ठीक है भैया। तो ये क्या है, अल्प घुलनशील है। क्या है, अल्प घुलनशील, तो इसे हम कहते हैं अल्प घुलनशील। दो बता दिया आपके साथ में। साथ ही साथ हम जब इसका यूज करते हैं, इसको जब पीते हैं तो किस लिए पीते हैं, जब हमारा पेट फूल जाता है, ठीक है, पीते हैं ना, पीते पेट फूल जाता है जब, तो क्यों पीते हैं, क्योंकि हमारे पेट में अम्लता बढ़ गई, और हम जब अम्लता बढ़ जाती है तो उसके लिए हम क्षारी कोई भी माध्यम का यूज करते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं, यानी कि जो पेट फूलने वाली रिएक्शन हुई वो उसको उसकी गैस को वापस बाहर निकाल देता है। कौन, ये। तो यानी इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसका जल में विलयन कैसा होगा, क्षारी होगा। ध्यान से समझ में आ रहा है, 3 वर्ड मैंने बताए हैं, ध्यान से समझिए आप तो, ठीक है, बिल्कुल आराम से समझिएगा यार भैया, ठीक है। ये समझाया मैंने कि एक तो ये सफेद क्रिस्टल होता है, सफेद क्रिस्टल होता है। दूसरा क्या बताया, ये जल में अल्प घुलनशील है। तीसरा है इसका जल में विलयन क्षारी होता है। चौथा पॉइंट क्या बनेगा कि इसको गर्म करते हैं, याद करिए अभी बताया था मैंने, इसको गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है, ठीक है भैया। तो ये इसके गुण हैं, बढ़िया से देख लीजिए आप तो, ठीक है। इसके बाद में है यहाँ पर बेकिंग सोडा। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में किया जाता है, पूछता है बहुत ज़्यादा, बेकिंग सोडा, ठीक है, या फिर आप हाँ कपड़े धोने का सोडा, दोनों में से एक का पूछता है, धावन सोडा और बेकिंग सोडा के कोई 2 उपयोग बताने। तो देखिए इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में किया जाता है, जो भी नमक, ठीक है, सॉरी, जो भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं ना, कोई सी भी वस्तु, जैसे केक हो, नमकीन हो, सब A to Z जितने भी पदार्थ बनाए जाते हैं, ठीक है। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है। तीसरा है कि इसका उपयोग नमकीन, सेव, पपड़ी आदि बनाने में किया जाता है। तो ये बेकिंग सोडा के उपयोग है, ठीक है भैया। अच्छे से समझाया है, बिल्कुल आशा करता हूँ आपको समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। चलिए अगला है हमारा धावन सोडा। जो धावन सोडा है, इसे हम साधारण भाषा में हम कहते हैं कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा। अब ये तो हमने इसकी भाषा में बोलते हैं, हमारी सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन ठीक है ये जो हम, ठीक है, ये यूज़ करते हैं ना हम कपड़े धोने के लिए, ये ठीक है भैया। ये जो सोडा है इसका उपयोग हम कपड़े धोने में करते हैं, इसलिए इसका कपड़े धोने का सोडा नाम दिया गया है, ठीक है, अधिकांश। दूसरी जो चीज़ें है, ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम है इसका सोडियम ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम है इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। या हम सोडियम, हाँ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। फॉर्मूले की यदि बात करें इसके सूत्र की, तो सूत्र बनेगा इसका Na2CO3 10H2O, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। 2-3 बातें विशेष ध्यान रखना है, केवल ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा आपका डीप में नहीं उतरना है हमको, ठीक है। इसे, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट तथा सूत्र इसका ये हो गया है। इसे सोडियम कार्बोनेट के द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट के द्वारा कैसे बनाया जाता है, उसकी बनाने की विधि यदि कोई पूछे आपसे, तो आपको बनाना है, बनाने की विधि में लिखना है, यह लिख दो कितना कि इसे सोडियम कार्बोनेट के द्वारा बनाया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, Na2
ठीक है, यहाँ से लिख दूँ थोड़ा सा, Na2CO3 प्लस H2O, ठीक है, मिलकर क्या बना आपका सोडियम कार्बोनेट डेका 10H2O। अब यहाँ पर 10 जल है, बस खाली यहाँ पर भी 10 लिख दो, बस ये इसकी बनाने की विधि हो गई। ठीक है, समझ में आ गया, बात नहीं आया है? ठीक है भैया, तो ये इसकी बनाने की विधि हो गई। चलिए इसके गुण को अच्छे समझते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास ये एक बर्तन ले लिया हमने, पात्र कोई सा भी, इसमें थोड़ा सा डाल दिया पानी, देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम यदि बात करें इसकी सोडे की, ठीक है, तो ये जो सोडा है ये आपने इसमें डाला, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया ये। अब ये आपको किस तरह का दिख रहा है, काला दिख रहा है, सफ़ेद दिख रहा है, कैसा है, समझ में आया बात में? तो ये क्या होता है, सफ़ेद क्रिस्टली होता है। कैसा होता है, सफ़ेद क्रिस्टली होता है। और आप सब जानते भी हैं, ठीक है, कि ये जो जल में कैसा होता है, जली विलयन इसका कैसा होता है, क्षारी होता है। ठीक है, क्या होता है, क्षारी होता है, ध्यान दीजिएगा। और इसका विलयन क्या कैसा गया, क्षारी। क्यों हुआ क्षारी, बताइए मेरे को? क्योंकि इसका यूज़ हमें ना कई जगहों पर अम्लीय माध्यम, जैसे हमारा जो इमली का रस है, ठीक है, ये धब्बे होते हैं ना, उनको साफ करने में भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो होता है अम्लीय और जो ये होता है क्षारी, तभी जाकर तो हटेंगे, उदासीन करेगा ना। तो ये हम बोलेंगे इसके दो गुण हो गए। पहला गुण है कि ये सफ़ेद क्रिस्टली होता है, ये भी, इसका जली विलयन क्षारी होता है। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि ये जल में किस तरह होता है, घुलनशील हो जाता है। धावन सोडे के यदि हम उपयोग की बात करें, ठीक है, तो सभी जानते हैं कपड़ों घरों की साफ सफाई में इसका यूज़ करते हैं, साबुन उद्योग में इसका यूज़ किया जाता है, कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। 3 उपयोग हो गए। ठीक है, इसके अतिरिक्त तो और उद्योग और उपयोग इसके यहाँ पर दिए गए हैं कि ये यहाँ से देखिए, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक का उत्पादन करने में करते हैं। यहाँ से आप तो उपयोग यहाँ से करिए लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़े भी रहेंगे वो भी लिख सकते हो। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा आप तो, ठीक है भैया। और ये बनाने की विधि हो गई ये जो मैंने बताई दी आपको। ठीक है भैया, अच्छे से समझिए जो कुछ समझा रहे हैं, ठीक है, आपके लिए ही यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका दूसरा नाम क्या है, देखिए इसका दूसरा नाम है कास्टिक सोडा। ध्यान समझिएगा, कास्टिक सोडा। इसका यूज कहाँ होता है, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर इसको देखते हैं। ठीक है, ये देखिए ये क्या करता है, जैसे यहाँ पर जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, पीवीसी रोगाणुनाशक, सीएफसी कीटाणुनाशक, इन चीज़ों को करने के लिए, हटाने के लिए, जो भी इनमें समस्याएं हो, इन समस्याओं का निवारण के लिए इस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा का यूज़ किया जाता है। ठीक है, NaOH इसका रासायनिक फॉर्मूला है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या बनेगा आपका, NaOH। ठीक है, समझ में आई बात नहीं है इतनी? चलिए, अब जब ये जो सोडियम क्लोराइड है, देखिए ध्यान समझिएगा, सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में, देखिए सोडियम क्लोराइड है ना NaCl, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको फिर से दोबारा, NaCl के जली विलयन में, जली विलयन मतलब जल है, इसमें आपने क्या दिया, करंट दिया, विद्युत धारा प्रवाहित की। क्या की, विद्युत धारा। तो आपको क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, क्लोरीन। जैसा कि यहाँ पर देखिए Cl2 लिखा है और H2, वो जो हाइड्रोजन भी प्राप्त हुई, पर हमको काम किससे, क्लोरीन गैस से है। तो जब क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, ठीक है, और NaOH प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और पूछता है। ठीक है, तो यहां पर आप इसको ऐसा लिखना है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। जब NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो यहाँ वियोजित हो जाता है और टूट जाता मतलब, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है।
इस प्रक्रिया को ही क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको ये लिख देना है, ठीक है, यहाँ पर NaCl ये उतार देना है, ठीक है, इसको उतार लेता हूँ पहले मैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये रिएक्शन लिख दी, इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है, आराम से कर पाओगे। चलिए हमारा जो बिंदु था वो था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देखिए अब इसको समझते हैं। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन हम NaCl में विद्युत अपघटन के द्वारा करते हैं, ठीक है। इसमें एनोड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है, और तथा कैथोड पर ही विलयन के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये इसकी बनाने की विधि हो गई। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम है ये, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको आपको ज़्यादा डीप से नहीं बता रहा हूँ। अच्छे से आप तो मेहनत कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो गुण की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो गुण है, ये चिकना ठोस होता है, यहाँ सफ़ेद होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेंट हटाने में, बालों को सीधा करने में और बंद नालियों को खोलने में किया जाता है, ठीक है। अच्छे से नोट्स तैयार करिएगा, अच्छी मेहनत करिए आप तो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अगला है हमारा विरंजक चूर्ण, ठीक है, क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं पूरी। देख लीजिए विरंजक चूर्ण है, ठीक है। देखिए यदि हम इसका दूसरे नाम की बात करें तो इसका एक दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। यदि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक जो नाम है इसका आ जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्योंकि एक एक नंबर में पूछता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सूत्र की बात करें तो CaOCl2, ठीक है। ये तीन बातें याद रखना है। विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और सूत्र है CaOCl2। अब इसको बनाया कैसे जाता है? तो देखिए इसको बनाया जाता है जो शुष्क बुझा हुआ चूना रहता है, यानी कि बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, CaOH2, ठीक है। यहाँ से देखिए ये बिना बुझा हुआ चूना की क्रिया हमें किससे करानी है? कैल्शियम से, क्लोरीन से करानी है, ठीक है। अब जब क्लोरीन से कराएंगे तो एक जल निकलेगा। क्या निकलेगा? जल। और साथ में बनेगा जो क्या बन जाएगा हमारा? कैल्शियम CaOCl2। यहाँ से देखिए, ठीक है, क्योंकि H2O निकल गया। यहाँ से देखिए H2O निकल गया तो यहाँ पर H तो 2 बार था, वो भी चला गया। O 2 बार है पर लेकिन एक बार गया है, तो एक बार ये रह गया बीच में। और CaOCl2 ये संतुलित भी है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये बनाने की विधि यदि कोई पूछे तो आप बोलना है आपको कि जब शुष्क बुझा हुआ चूना की क्रिया, यानी कि जब शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है, यानी विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में जानकारी, ठीक है। इसे दूधिया चूना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब यदि गुण की बात करें इसके तो गुण कौन कौन से हैं? ठीक है, पहला तो ये ठोस है, दूसरा है ठंडे जल में विलयन होता है, मतलब विलय होगा। और वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ देंगे तो क्लोरीन गैस यानी Cl2 गैस देता है, ठीक है। तो ये इसके गुण हैं, सारे नोट्स के माध्यम से आपको तैयार कर लेने हैं। यहाँ से देखिए ब्लीचिंग पाउडर, या आप लिख सकते हैं कि विरंजक चूर्ण। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसका सूत्र CaOCl2 है। शुष्क बुझे हुए चूने के पर, शुष्क बुझे हुआ चूना कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यहाँ पर एक लाइन लिखना आप, ठीक है, तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, ये तो लिख देते, तो विरंजक चूर्ण
प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए ब्लीचिंग पाउडर या इसे कहते दूसरा नाम है विरंजक चूर्ण। ठीक है, कर पाओगे? थोड़ा सा बच्चों ने नोट से तैयार किए तो थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो उसको नज़रअंदाज करके आप सही कर लेना। ठीक है, चलिए इसके गुण की बात करें तो यहाँ पर गुण है ये, यहाँ ठोस होता है, ठंडे जल में विलयन होता है, वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देगा। विरंजक चूर्ण के उपयोग जल को शुद्ध करने में, कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, और कई रासायनिक उद्योगों में किस काम में आएगा? उपचायक के रूप में। ठीक है, ये आपके उपयोग हो चुके हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे यहाँ पर देख लीजिए काले ठीक है रंग से लिखा हुआ है ना, ये एक महत्वपूर्ण परिभाषा है क्रिस्टलन का जल। ठीक है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जली कॉपर सल्फेट का रासायनिक फॉर्मूला ये होता है। देखिए ये सारी चीज़ें नहीं याद रखनी, केवल इतना सा काले बिंदु वाला पॉइंट याद रख लेना है। अगला है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए इसको अच्छे समझते हैं। चलिए तो यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा सा। जिप्सम, पहला वर्ड आया यहाँ पर। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यहाँ जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट यानी हेमी हाइड्रेट बनाता है, यानी कि कसोनट कूड़ो पानी। वो फॉर्मूला बताऊंगा। पहला वर्ड आया यहाँ पर जिप्सम। जिप्सम क्या है? देखिए जिप्सम जो है फ्रांस की एक राजधानी है पेरिस। ठीक है, उस पेरिस में पाए जाने वाला एक पदार्थ है, उसको का नाम है जिप्सम। ठीक है, यदि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद रखना चाहते हैं और आता है रासायनिक सूत्र, तो आपको इस तरह करना है। कसोनट कूड़ो पानी, कसो CaSO4। कितने नट होते हैं? कोई से भी जो टीबी रहती है, कोई भी चार तो नट रहेंगे। ठीक है, तो कसो नट, और क्या डाल दो इसमें? पानी, और पानी डालना है आधा लीटर। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? जल यानी कि H2O। ठीक है, ये आपका हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। क्या बोलोगे? कसोनट कूड़ो पानी। ठीक है, क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला? बोल दी जल्दी से। कसोनट कूड़ो पानी। और यदि जिप्सम की यदि बात करें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, बस आधे की जगह कितना जाएगा? 2। वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यहाँ जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट यानी कि डायरेक्ट लिख देना आप, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, यानी कसोनट कूड़ो पानी बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग क्या करते हैं? डॉक्टर जो है टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थित रखने के लिए करते हैं। ठीक है, टूटी हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है। यदि गुण की बात करो तो ये कैसा है? सफ़ेद चूर्ण होता है, जो जल में मिलाने पर यहाँ पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। ठीक है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लिया और यदि उसको पानी में डाल दोगे तो क्या बन जाएगा वापस? ठीक है, जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, 2 विधि ऐसी करने की, आगे भी देखेंगे इसको, लेकिन पहले हम इसको इतना जो पढ़ा इसके सारांश को समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए अब 2 तरीके से प्रश्न आता है। पहला प्रश्न क्या आता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि बताइए। दूसरा आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराओ। ठीक है, किसकी? प्लास्टर ऑफ पेरिस की। पर पहली जो हम पढ़ रहे हैं अभी कि हम जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पर किया गर्म? 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। देखिए जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले में यही अंतर है कि यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1/2 आएगा, बस दोनों में यही अंतर है। अब देखिए यहाँ पर 2 लीटर पानी है तो आधा लीटर हो गया, यहाँ पर बचा 1.5 लीटर, यानी 1 सही 1/2 ये पानी, बस कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, गुण की यदि बात करूँ तो यहाँ चिकना पदार्थ है, इसे जल में मिलाने पर यहाँ कठोर और ठोस हो जाता है। ठीक है, उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग पूछते हैं टूटी हड्डियों को जोड़ने में, दंत चिकित्सा में, मूर्ति खिलौनों में आपने देखा होगा, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, और विद्युत उपकरण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करिए,
एक क्वेश्चन है आपके इसमें, ये है यहाँ पर, ये सारे प्रश्न हम करेंगे पर अभी इससे रिलेटिव ये है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसे अच्छे समझते हैं यहाँ से। अब हम जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आप बताओ। कसोनट CaSO4 और आधा लीटर पानी। तो ये कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और एक और है कसोनट कूड़ो पानी, ये भी रहेगा पर लेकिन इसमें 2H2O रहेगा। तो ये क्या है आपका? जिप्सम है। यदि हम जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएं, ठीक है, जिप्सम से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे CaSO4 2H2O। अब इसको क्या करना पड़ेगा? हमें हीट देनी पड़ेगी, यानी गर्म करना पड़ेगा। और गर्म करेंगे लगभग इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? गर्म करना है। ठीक है, अब गर्म करोगे तो बन जाएगा क्या आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 1/2H2O। और प्लस निकलेगा आपका क्या? पानी वापस H2O, पर बचा कौन है? 1 सही 1/2। ठीक है, अब यदि इसकी रिवीज कर दें, हम रिवीज कर देंगे। ठीक है, क्या करना है? अब हमें इसका रिवीज करना है, यानी कि CaSO4 और ये 1/2H2O, और इसके साथ जल के साथ इसकी क्रिया कराएंगे। कौन से जल के साथ? 1 सही 1/2H2O, यानी रिवीज कर दिया, इसको पूरा इधर लिख दिया। ठीक है, तो जो बनेगा वो बन जाएगा आपका जिप्सम CaSO4 और 2H2O। तो ये समीकरण लिखने के लिए इसने बोला था, तो ये उल्टा कर देना आपको, बस समीकरण में कुछ नहीं करना है। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए यहाँ से आपका ये सवाल। अब यहाँ से हम सारे क्वेश्चन आंसर को करते हैं जितने, देखिए अब अध्याय आपका समाप्त हो चुका है, देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में अध्याय 3 आएगा आपका, पर जो कुछ बचे इसमें से है, ठीक है, बची हुई चीज़ें हैं उनको अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें बची है? पहले तो ये प्रश्नोत्तर, यहाँ से हम इन क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, पर इसको हम जो जानते हैं वो जानते हैं विरंजक चूर्ण के नाम से। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो ठीक है, ये हमने पढ़ा था, यहाँ पर ध्यान हो आपको। तो ये विरंजक चूर्ण बनाते समय कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी शुष्क बुझा हुआ चूना, जो बुझा हुआ चूना रहता ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर CaOH2, नाम भी लिख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है ये कि जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? धोवन सोडे का। ठीक है, कपड़े धोने का सोडे का। तो यहाँ पर हम धोने का सोडा बोलते हैं जिसे, तो यहाँ पर आप लिख देना है धोने का सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण बताने हैं। ठीक है, तो इसका समीकरण ये यहाँ पर रहा, जो मैंने समझा दिया आपको। यहाँ पर देखिए, ठीक है, बढ़िया से कर लेना इसे भी। ठीक है, ये समीकरण लिख देना पूरा। चलिए, इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो समीकरण था वो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर। ठीक है, ये समीकरण लिखना है आपको ये। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ क्रिया करोगे तो ये आपका जिप्सम बन जाएगा। नीचे वाला लिखना है, ठीक है, कर लोगे। चलिए, इसके बाद में अभ्यास के कुछ प्रश्न बचे हैं, उनको करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको स्वयं को करना है। ठीक है, ढूंढ के थोड़े से ये सारे क्वेश्चन तो आप कर लोगे आपकी बुक में देखकर। और इसके बाद में आपका ये तो सारे मैंने पहले करा भी दिए उसमें सभी के। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये तो आजा दूध वाला भी हो चुका है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में
क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न है आपका, और ये प्रश्न आपका यहाँ पर है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रवती बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता ग्राही होता है। आर्द्रता ग्राही मतलब ये नमी को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, आर्द्रता यानी नमी से ये क्रिया करके ठोस पदार्थ का निर्माण कर लेता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रवती बर्तन में रखा जाना चाहिए। यानी कि यदि ये पानी से क्रिया कर लेगा और क्रिया कर लेगा तो ये देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। ये फिर से समझा देता हूँ एक बार और। ये बोल रहा है कि यदि हम CaSO4 हाफ पानी, यानी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको आर्द्रता ग्राही होता है, ये इसे नमी के साथ इसको रख दिया, जैसे पानी के साथ रख दिया यहाँ पर ये जल के साथ, तो ये क्या बना लेगा, कठोर बन जाएगा और क्या बना लेगा, जिप्सम, जो कि कैसा था, कठोर होता है। जो हमारे हड्डी टूटती है तो पट्टा चढ़ाते हैं ना, ठीक है, तो वो देखिए वो नमी को सोख लेता है, पहले गीला रहता है, फिर उसके बाद में कैसा हो जाता है, बिल्कुल कड़क। तो वही बता रहा है, ये समीकरण लिखना है आपको। ठीक है, इसमें फिर आगे ये इतना लिख दोगे, अच्छे से नोट से तैयार कर लेना आप। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख देना, और इसके बाद में समीकरण के लिए प्रश्न बता रहा ना, इस जगह पर आप मैंने समीकरण यहाँ पर मैंने आपको लिख के बता दिया, ये समीकरण आप लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण देने हैं। तो ये देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, वही है जो मैंने आपको बता दी। अम्ल और क्षारक परस्पर आपस में क्रिया करते हैं। अम्ल और क्षारक क्या है, परस्पर क्रिया आपस में क्रिया करते हैं, ये ठीक है, ये समझा दिया था जो यहाँ से। देखिए अम्ल और क्षारक परस्पर क्या करेंगे, क्रिया कर लेंगे और क्या बनाएंगे, लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। तो यहाँ से लिख देना आप ये कि अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को क्या करते हैं, उदासीन करते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। उदाहरण ये यहाँ पर रहे आपके। ठीक है, ये अब यदि यहाँ से नहीं करना चाहो तो ये यहाँ से कर लेना है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये यहाँ पर है, कर लो आराम से, ये कोई सा भी कर लेना आप तो। ठीक है, मैंने जो उदाहरण बताया चाहो तो ये कर लेना, नहीं चाहे तो ये कर लेना। ठीक है, इसके अंत में यही है कि धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग, वैसे मैंने वहाँ पर भी बता दी है, फिर भी एक बार और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अब छोटे छोटे क्वेश्चन देख लीजिए, ये 2021 में पूछा था, सारे क्वेश्चन देखिए, जो पढ़ाया है वही है। बेकिंग सोडा का रासायनिक फॉर्मूला मैंने बता दिया है, ठीक है, इसका एक उपयोग भी बता दिया है। ठीक है, सारे वन पढ़ा दिए। यहाँ पर देखिए ये क्या, क्षार की विलयन, आश्रित जल, ठीक है, जल की अनुपस्थिति, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए समीकरण। ठीक है भैया, सब कुछ आपको समझा दिया है, जितने भी IMP क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको आज अध्याय 2 का पूरा पढ़ा दिया है। अगले अध्याय में हम धातु और अधातु का पढ़ेंगे। ठीक है, मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, इसके अलावा और कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि चैनल पर आप पहली बार होना तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। हर पार्ट को मैं एक ही वीडियो में सारा सारांश देने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो अलग से हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे आपकी परीक्षाएं नज़दीक आएगी उनको भी अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, साथ में ही मैं त्रैमासिक परीक्षा के लगभग ही सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको निश्चिंत रहना, केवल प्लेलिस्ट को फॉलो करिए हर साल। ठीक है, ये मैंने पूरा बेसिक बता दिया, इसको हर साल काम देगा ये, और कुछ अलग से चीज़ें जो जुड़ती है घटती है, आप समझदार हो। ठीक है, कौन सा पैटर्न बदलाता है, तो उसकी जानकारी के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, जो नए वीडियो उनको फॉलो करते रहना है। पूरा बेसिक के साथ मैंने बताने का प्रयास किया।